हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग बिल्कुल इसके बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग बिल्कुल एडवांस लेवल में लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग कॉलिजन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किस तरह से एनालिसिस करते हैं ये चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम लोग मोमेंटम वेक्टर डायग्राम समझेंगे कॉलिजन में। तो ये हमारा स्पेशल टॉपिक्स है। तो जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा रन कर रहा है फिजिक्स सिद्धांत करके, तो उसमें एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था स्पेसिफिकली, तो ये एक रिक्वेस्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि कॉलिजन एनालिसिस उसको समझना है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसके अलावा उसने रिक्वेस्ट किया था कि मोमेंटम वेक्टर डायग्राम इन कॉलिजन उसको समझना था। तो जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हम लोग रखेंगे वो बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कहीं पर भी जो लिंक है वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे लेके हम लोग उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हम लोग उसमें मोमेंटम एंड एनर्जी की बातें करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो सारी बातें करेंगे, और फिर हम लोग इसको एडवांस लेवल में जो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसका मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम भी हम लोग इसमें बनाना सीखेंगे। अब जब हम लोग कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। जो पहला है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हम लोग कब कंजर्व कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे हम लोग कंजर्व करते हैं, कहाँ पे कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसमें। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है एफ नेट दैट इज इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक पार्टिकल है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है दैट इज एफ नेट वेक्टर, और वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ माई एफ नेट इज जीरो, अगर मेरे पास एफ नेट अगर जीरो हो जाता है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा p वेक्टर इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होता है तभी इसका dp बाई dt इज जीरो। उसी तरह से अगर मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करूं, सपोज एक मेरा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इस तरह से पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज नहीं होता। ये जो मोमेंटम है दैट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम कभी भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज नहीं हो सकता है। इंटरनल फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता है इसके मोमेंटम को चेंज करने में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैं जब बात कर रहा हूं इस केस में, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इफ माई एफ एक्सटर्नल इज जीरो, मैं बोल सकता हूं कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल p वेक्टर इज कांस्टेंट। यहां पे दो अलग अलग बात होगी। यहां पे मैं एक सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात कर रहा हूं, दिस इज केस 2, और ये जो है केस 1 जिसमें मैं एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम वेक्टर अगर कांस्टेंट है दैट मींस मेरा एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस का जो समेशन है या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे जीरो है, तभी हम लोग उसका मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। इंटरनल फोर्स कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इफ माई एफ नेट एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू जीरो, देन इफ दिस इज जीरो देन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं, ए और बी, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल हैं, ये आपस में इस तरह से मूव कर रहे हैं और यहां पे कहीं कोलाइड करते हैं। तो जब इनका कॉलिजन हो रहा होता है, सपोज ये पोजीशन है बी का, ये पोजीशन ए का, तो जब ये कॉलिजन हो रहा है तो बी ने ए पे कुछ एक नॉर्मल फोर्स लगाया होगा और ए ने बी पे एक कुछ नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, और ये जो फोर्स लगता है ये बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो ये जो फोर्स लगा एन, और ये इस पे ए ने बी पे एन लगाया और बी ने ए पे एन लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो है दैट दिस एन इज एन इंपल्सिव फोर्स और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी फोर्स की, जो इंपल्स की जो वैल्यू होगी वो बहुत हाई होगी। तो फिर भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इस कॉलिजन के लिए हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। ऐसा क्यों, जबकि इतना बड़ा इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल एक इंपल्सिव फोर्स होता है, एक इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, बावजूद इसके हम लोग इसमें मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका ये रीजन है, हमने अभी देखा है कि मोमेंटम कंजर्व होने के लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो। एफ इंटरनल रहे तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
एफ इंटरनल रहे तो भी हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। हमारा एक ही कंसर्न है कि एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो जो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं वो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करते हैं। ए और बी को हमने एक सिस्टम एज्यूम किया, तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग इसका मोमेंटम को कंसीडर करते हैं। ये जो है हमारा, इसको हम लोग सिस्टम कंसीडर करते हैं। सपोज सिर्फ मैं ए को ले लूं, ए को अपना अगर सिस्टम में कंसीडर करना चाहूं, तो ए के लिए हम लोग कभी भी एक सिंगल पार्टिकल के लिए इस तरह से मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग ए और बी दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं, इसको अपना एक सिस्टम कंसीडर किया, तभी इनके बीच हम लोग इसमें मोमेंटम को कंजर्व कर पा रहे हैं। और जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल जो भी इंपल्सिव फोर्स है यहाँ पे, वो इसका इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करता है, और इस तरह से हम लोग मोमेंटम इसमें कंजर्व करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसके लिए मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन बाई हाफ समेशन ऑफ एम आई इंटू वी आई स्क्वायर। अभी ये जो है दिस एम आई, सपोज ये ith पार्टिकल मैं चूज करता हूं, तो इसका जो मास होगा दैट इज एम आई रिप्रेजेंटेड बाई एम आई, और इसका जो कुछ वेलोसिटी होगा दैट इज वी आई। तो ith पार्टिकल का इस जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से मैंने सारे पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम इस तरह से मैंने लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कॉलिजन के केस में, तो देखा हमने कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने देखा और इस पे अगर एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये मेरा सिस्टम को मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज आवर सिस्टम ए और बी, जिसमें दो पार्टिकल मैंने अपना सिस्टम कंसिडर किया। इसमें अगर हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो क्या ये कंजर्व रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। मोमेंटम इज कंजर्व इफ एफ एक्सटर्नल या एफ नेट एक्सटर्नल इज जीरो, देन मोमेंटम इज कंजर्व, बट काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सपोज एक मेरे पास इस तरह का बॉम्ब है। अब ये बम जब फटता है इस तरह से, सपोज ये बम फट के दो टुकड़े में इस तरह से बट गया, दो टुकड़ों में, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम लोग देखें, इनिशियली इस बॉम्ब के पास काइनेटिक एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो। लेकिन जब फटने के बाद कुछ वी ए वेलोसिटी से ये इधर गया, सपोज वी वी वेलोसिटी से ये इधर गया, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू जो भी काइनेटिक एनर्जी इससे एसोसिएटेड है और इससे एसोसिएटेड है। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने देखा कि इनिशियली वाज जीरो और फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ है। और ये कब है केस? जब इसके पास देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमने इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया। एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इवन इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इस केस में तब भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मतलब एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होगा, दिस डजंट इंप्लाई कि काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होता है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस जो भी रहे उसकी वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अभी इसके पास क्या था? इसके पास इनिशियली जो बॉम्ब है उसमें कुछ केमिकल एनर्जी थे, तो केमिकल एनर्जी जो है दैट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो भी इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, जो भी केमिकल एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। इसी कोलिजन के केस में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इफ मोमेंटम इज कंजर्व्ड तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। अब हमने इसके ऊपर जो बेसिक्स थे वो डिस्कस कर लिए, जो मोमेंटम था, काइनेटिक एनर्जी था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बातचीत कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं उसमें हम लोगों को कुछ नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कुछ फ्रेम डिफाइन करेंगे और उस फ्रेम के रेफरेंस में हम लोग चीज़ों की बात करेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, उस फ्रेम के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फ्रेम्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला है मेरे पास दैट इज के फ्रेम। तो के फ्रेम मेरे पास एक इनर्शियल फ्रेम हमने डिफाइन किया है, इनर्शियल फ्रेम। अब ये क्या है? तो बहुत सारे बुक्स में इसको लेबोरेटरी फ्रेम भी एज्यूम किया जाता है। जो भी इनर्शियल फ्रेम है वो लोग एक लेबोरेटरी फ्रेम को डिफाइन कर लेते हैं, या फिर कोई इसको ग्राउंड फ्रेम के टर्म्स में बात कर लेते हैं। बट ग्राउंड फ्रेम हम लोग को पता है दैट इज नॉट इनर्शियल। तो हम लोग एक खुद से एक के फ्रेम डिफाइन करते हैं, जो कि हम लोग आगे कहीं भी अगर हम लोग बोलते हैं कि के फ्रेम, तो हम लोगों को ऐसा सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि दिस इज इनर्शियल फ्रेम।
तो एक इनर्शियल फ्रेम, अगर के फ्रेम में बोलता हूं दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम, तो जस्ट नोमेनक्लेचर मैंने किया है इसका, एक के फ्रेम हमने डिफाइन किया, दैट इज एन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा हम लोग एक दूसरे फ्रेम में बात करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो हम लोग जो भी बातें करेंगे के फ्रेम के बारे, के फ्रेम के टर्म्स में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के टर्म्स में बात करेंगे। और तीसरा हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं दैट इज सपोज कॉलिजन पार्टिकल्स हो रहा है। ठीक है, तो कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी इस पार्टिकल 1 की, ये पार्टिकल 2 है, तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी इज v1 और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी v2। तो ये v1 v2 अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए दैट दिस हम लोग के फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसके बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये बिफोर कॉलिजन है, ये बिफोर कॉलिजन है सपोज, और ये आफ्टर कॉलिजन है। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, इसके पास कुछ v1 डैश, आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज v1 डैश इन के फ्रेम। उसी तरह से आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v2 डैश। तो ये हम लोग आफ्टर, ये हम लोग के फ्रेम में इस तरह से हम लोग डिसाइड करें, डिफाइन कर रहे हैं। बिफोर कॉलिजन इसकी v1 और v2 वेलोसिटी इस तरह से, अगर v1 v2 लिखा तो वो के फ्रेम में बात कर रहे हैं, v1 डैश और v2 डैश लिखा तो वो भी के फ्रेम में, बट ये आफ्टर कॉलिजन हम लोग बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग सी फ्रेम में अगर बात करेंगे, सपोज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम लोग बात करें, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो बिफोर कॉलिजन हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो इसके v1 की जगह पे हम लोग v1 टिल्डा इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन लेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर मैंने v1 टिल्डा बोल दिया, दैट मीन्स पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, दैट इज v1 टिल्डा। उसी तरह से पार्टिकल 2 की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, दैट इज v2 टिल्डा हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। उसी तरह से आफ्टर कॉलिजन, दिस इज आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग बात करें तो v1 डैश टिल्डा हो जाएगा पार्टिकल 1 की वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और पार्टिकल 2 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी इस तरह से। तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग के फ्रेम डिफाइन किया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम डिफाइन किया, और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दो हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो के फ्रेम में इस तरह से करेंगे और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग इस तरह से करेंगे। तो अब हम लोग इसी टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, v1 v2 v1 डैश v2 डैश v1 टिल्डा v2 टिल्डा। अगर सपोज हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के फ्रेम में दैट विल बी, अगर टी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सपोज ये के फ्रेम में है, अगर मैंने टिल्डा लगा दिया टी के ऊपर, अगर इस तरह से टिल्डा लगा दिया, दैट मीन्स ये हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ठीक है, तो टिल्डा कहीं पे भी रहा दैट मीन्स हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात कर रहे हैं, और अगर टिल्डा नहीं रहता है सिंपली तो वो के फ्रेम में हम लोग बातचीत करें, दैट इज इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके अलावा टोटल एनर्जी भी आएगी, तो वो भी नोन रहेगा कि ई जो अगर हम लोग बात करें दिस इज टोटल एनर्जी, और ई टिल्डा बात करें दिस इज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ई टिल्डा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और दिस ई टोटल एनर्जी इन के फ्रेम अगर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे अभी आने वाले समय में यूज करने वाले हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इस फ्रेम की एक सबसे बड़ी खासियत है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, मोमेंटम अगर हम लोग देखें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, तो बिफोर कॉलिजन भी मोमेंटम विल बी जीरो एंड आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम विल बी जीरो। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल है मास m2, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज v1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज v2। दिस इज इन के फ्रेम। v1 एंड v2 अगर हमने बोला है तो दैट इज इन के फ्रेम। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग इसमें निकालने की कोशिश करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बोलूं, जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोल रहे हैं, तो v1 टिल्डा की अगर मैं बात करूं तो v1 टिल्डा कितना हो जाएगा, v1 टिल्डा हम लोग देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि मतलब v1 टिल्डा मतलब क्या, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो दैट इज इक्वल टू v1 माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहां से मेरे पास ये आ जाता है m1 v1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम
ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ वन इंटू वेलोसिटी ऑफ वन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दैट इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन, यहां से मैं ये v1 टिल्डा यहां से डाल रहा हूं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2। उसी तरह से अगर मैं p2 टिल्डा निकालूंगा, ये तो p1 टिल्डा निकल गया, अगर मैं इसका निकालता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, तो इसका अगर निकालूंगा मैं तो p2 टिल्डा निकल जाएगा मेरे पास में m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस v1। तो ये मेरे पास मोमेंटम का रिलेशनशिप आ जाता है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट p1 टिल्डा इज इक्वल टू दिस टर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दिस टर्म m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस टर्म को हम लोग एक डिफाइन करते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू इंटू वी रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, इसको मैं वी रिलेटिव बोल रहा हूँ, म्यू इंटू वी रिलेटिव। उसी तरह से p2 देखता हूं तो म्यू इंटू वी रिलेटिव, दैट इज v2 माइनस v1 है। तो p1 टिल्डा और p2 टिल्डा कैसे हैं, आपस में ऑपोजिट साइन में है, तो p1 टिल्डा प्लस p2 टिल्डा विल बी जीरो। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नेट इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, ठीक है, नेट इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज जीरो तो फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो, इसको हम लोग को डिराइव करने की जरूरत नहीं, फाइनल मोमेंटम विल ऑब्वियसली बी जीरो, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर बैठते हैं तो जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। मोमेंटम का मतलब है टोटल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। दैट मीन्स यहां पर p1 प्लस p2 इज जीरो, p1 प्लस p2, p1 टिल्डा प्लस p2 टिल्डा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ क्लोज सिस्टम और नॉन क्लोज सिस्टम। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, सपोज ये हमने सिस्टम कंसिडर किया है, तो ये क्लोज सिस्टम में कोई भी मास जो है इस सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, या फिर कोई भी मास बाहर इस सिस्टम से नहीं आ रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है इसमें। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एनर्जी इस सिस्टम को छोड़ के कोई भी एनर्जी बाहर की तरफ नहीं जा रही है, या फिर कोई भी बाहर की एनर्जी नहीं आ रही है। दैट मीन्स इस पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं क्लोज सिस्टम पे। वहीं पे अगर नॉन क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नॉन क्लोज सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो एक्ट कर सकते हैं, तो एफ एक्सटर्नल इसमें एक्ट कर सकता है। तो अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू MACM, ठीक है। एफ अगर हमने मास को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर हमने मास को कांस्टेंट अगर एज्यूम किया है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस हैं तो नॉन क्लोज सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, दैट मीन्स इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज नॉन इनर्शियल। और अगर इसका सेंटर ऑफ मास नॉन क्लोज सिस्टम में नॉन इनर्शियल है, ऐसे कंडीशन में भी क्या हम लोग मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। इस केस में तो सिंपल है, इस केस में अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो है दैट इज इनर्शियल, लेकिन नॉन क्लोज सिस्टम में सेंटर ऑफ मास इनर्शियल भी हो सकता है और नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। इनर्शियल कैसे हो सकता है, जिसमें जो एफ एक्सटर्नल है उसका जो टोटल F1 F2 जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट सम अगर जीरो हो जाए तो नॉन क्लोज सिस्टम में भी जो सेंटर ऑफ मास है वो इनर्शियल हो सकता है। लेकिन जनरली जो नॉन क्लोज सिस्टम में अगर ये फोर्सेस आपस में बैलेंस आउट नहीं हो रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम रहेगा वो मेरा एक्सेलरेटेड होगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक्सेलरेटेड है, दैट मीन्स वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग मोमेंटम अगर बात करें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो मोमेंटम विल ऑलवेज बी जीरो, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो। अब हम लोग डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं के फ्रेम में बात करूं, एक इनर्शियल फ्रेम में अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टी इज इक्वल टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं हाफ समेशन ऑफ mi इंटू वी स्क्वायर, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ith पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये चीज अगर हम लोग इस इक्वेशन में अगर रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है टी दैट इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ mi इंटू वी स्क्वायर की जगह वी टिल्डा vi टिल्डा ith पार्टिकल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं vi टिल्डा माइनस, ये माइनस इस तरफ चलाएगा, प्लस
VCM होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ समेशन ऑफ MI इंटू VI टिल्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ ये आ जाएगा MI इंटू हाफ समेशन MI इंटू 2 इंटू VI टिल्डा इंटू VCM, ठीक है, प्लस हाफ समेशन ऑफ MI इंटू VCM स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। तो यहां से हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू, ये टर्म क्या है मेरे पास, ध्यान से अगर इसको देखें तो ये टर्म है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दिस टर्म इज, क्योंकि यहां पर VI टिल्डा हम लोग यूज कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल का मास इंटू उसकी वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम का स्क्वायर। सो दिस इज T टिल्डा दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, प्लस यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो टर्म है मेरे पास दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI इंटू VI टिल्डा इंटू VCM, ठीक है। तो ये टर्म को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस टर्म, दिस इज व्हाट, अगर सिर्फ इतने टर्म को देखो VCM तो एक जो भी होगा एक वैल्यू होगी दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो MI इंटू VI टिल्डा दैट इज मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमें पता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा और हमारे पास लास्ट मेरे पास आ जाएगा हाफ समेशन ऑफ MI इंटू VCM स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये, इसका क्या मतलब हो गया, ये जो टर्म है इसका मतलब हो गया कि मेरा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज अ होल, मेरे पास अगर एक सिस्टम पार्टिकल है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स का मास का सम और उनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस तरह से VCM हमने डिफाइन कर रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम एज अ होल का काइनेटिक एनर्जी हम लोग इस तरह से इसको बोल सकते हैं। ये जो टर्म हमारे पास इस तरह से जो आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये जो T है दैट इज इक्वल टू डिफाइंड एज T टिल्डा प्लस इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम को अगर मैं P से डिफाइन करता हूं, ठीक है, अगर इसका मोमेंटम P है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का P है दैट इज M इंटू VCM मैं बोल सकता हूं, ये M इंटू VCM विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसको मैं अगर मोमेंटम से रिप्लेस करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज P स्क्वायर बाई 2M, वेयर दिस M इज समेशन ऑफ MIs, ठीक है। तो P स्क्वायर बाई 2M के टर्म्स में मैं भी इसको, मोमेंटम के टर्म्स में भी इसको इस तरह से लिख सकता हूं। दैट इज, अगर हम लोग इसको रीड करें, दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इन K फ्रेम दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस सम टर्म, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम है दैट इज T टिल्डा दैट इज मिनिमम। किसी भी फ्रेम से देखें कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी मिनिमम। तो हमने देखा दैट T दैट इज इक्वल टू T टिल्डा प्लस P स्क्वायर बाई 2M। तो अगर हम लोग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक क्लोज सिस्टम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं अगर इसका मैं बोलूं कि अगर इसका, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शंस ऑफ दीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं U से रिप्रेजेंट करता हूं तो हमें पता है कि दिस U इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, दैट दिस U इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं दैट अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन में U को ऐड करता हूं दैट इज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस T टिल्डा प्लस U प्लस P स्क्वायर बाई 2M। तो यहां पे ये मैं बोल सकता हूं दिस इज टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो दिस E इन K फ्रेम, टोटल एनर्जी इन K फ्रेम दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन K फ्रेम दैट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। दिस टर्म, ये दोनों टर्म को ऐड किया, ये E हो गया, दिस इज E टिल्डा प्लस P स्क्वायर बाई 2M। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी की भी बात कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम में हम लोग एनर्जी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए, और उसके लिए हम लोग अगर एनर्जी लिखना चाहें तो सपोज मेरे पास 2 पार्टिकल है M1 और पार्टिकल दिस इज M2, और इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज V1 और इसके पास वेलोसिटी इज V2। अगर मैं इसके लिए एनर्जी डिफाइन करना चाहूं तो अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंटम है, पार्टिकल 1 का जो मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास,
दिस इज म्यू नथिंग बट म्यू इनटू वी रिलेटिव इज व्हाट v1 माइनस v2। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पार्टिकल 2 का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो म्यू इनटू वी रिलेटिव एंड हियर वी रिलेटिव इज व्हाट v2 माइनस v1। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हो सकती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 टिल्डा स्क्वायर बाई 2m1। उसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 टिल्डा स्क्वायर बाई 2m2। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो दिस इज नथिंग बट दिस P1 टिल्डा स्क्वायर और P2 टिल्डा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज सेम। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं इस केस में दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज व्हाट म्यू स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो अगर मैं ये P स्क्वायर यहां से कॉमन निकालता हूं P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर क्योंकि सेम है, तो दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर वी रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि वी रिलेटिव मतलब v2 माइनस v1 को होल स्क्वायर यहाँ पे और दिस इज v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर एंड बोथ आर सेम क्योंकि स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म बच जाता है 1/2m1 प्लस 1/2m2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं म्यू स्क्वायर वी रिलेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं इधर से निकाल देता हूँ तो 1/m1 प्लस 1/2m2 दैट इज नथिंग बट 1/म्यू। तो यहाँ से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो अगर दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास है तो इसके लिए हमने जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हमने डिफाइन किया दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। और इसमें अगर हम लोग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देते तो वो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो अगर मैं बोलना चाहूं E इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज T इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम and total energy in center of mass frame mechanical energy that is equal to total kinetic energy in center of mass frame plus U। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनर्जी डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स आते हैं, इस तरह से कोलाइड करते हैं और दोनों आपस में चिपक जाते हैं और फिर फाइनली दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करते हैं। तो सपोज मेरे पास दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं m1 और m2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी सपोज v1 और इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी v2 और फिर फाइनली दोनों एक सिंगल पार्टिकल इस तरह से बन जाएंगे m1 प्लस m2, दोनों मर्ज हो जाएंगे एक सिंगल पार्टिकल की तरह बन जाएंगे और फिर कुछ वेलोसिटी v डैश के साथ इस तरह से आगे चले जाएंगे। तो ये हम लोग के फ्रेम में बात किया। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी डैश। ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, इनिशियल मोमेंटम दोनों पार्टिकल का दिस के फ्रेम में दिस और फिर फाइनल मोमेंटम दोनों के साथ में जुड़ गए इस तरह से और फाइनल वेलोसिटी इस तरह से। तो वी डैश हम लोग देखना चाहे तो वी डैश इज नथिंग बट m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें दिस वी डैश इज व्हाट, दिस वी डैश इज नथिंग बट दिस इज v सेंटर ऑफ मास। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। अगर इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में भी बोलें तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में तो फाइनल मोमेंटम इज 0। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं p डैश टिल्डा, क्योंकि एक ही बन गया, एक पार्टिकल कन्वर्ट हो चुका है एक पार्टिकल में, दैट p डैश टिल्डा इज 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर जो भी फाइनल इसकी जो वेलोसिटी है जो मर्ज पार्टिकल जो एक साथ कोलाइडिंग पार्टिकल्स की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v डैश एंड विच इज नथिंग बट vcm। अगर v डैश इज इक्वल टू vcm तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज 0। डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज 0 क्योंकि vcm इज दिस। ठीक है, एंड vcm विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 0। तो फाइनल मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0। तो अगर फाइनल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज 0, तो अगर हम लोग इस तरह से देखना चाहें कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, अगर हम लोग बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज नथिंग बट हमने देखा दैट इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर दैट इज v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम that is equal to 0. This was initial and this was final. ठीक है, तो ये जो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी है वो कहां गया,
क्योंकि फाइनल ये अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाज दिस एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज दिस। तो जो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ गया? तो इसमें जो बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी है, जब दो बॉडीज कोलाइड कर रहे होते हैं तो कोलाइड करने के बाद क्या होता है, वो लोग अपना जो शेप है वो चेंज करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे वो लोग अपना शेप को चेंज कर रहे हैं। शेप चेंज करने में इसमें क्या होता है, जो उसके जो इंटरनल वाइब्रेशंस हैं और जो इंटरनल वाइब्रेशंस की वजह से वो कुछ कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में। तो इस तरह से जो भी हमारे पास जो भी एनर्जी अवेलेबल है या जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ रहा है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दैट इज इक्वल टू, जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू क्यू, एंड दैट क्यू इज व्हाट, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो ये सिस्टम का जो भी जो हमारा m और m2 का जो सिस्टम था उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो दिस q हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, एंड मोस्टली ये जो रहता है ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इंटरनल एनर्जी में इसको बोल सकता हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ है उसके अलावा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम का कंजर्व होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो टी टिल्डा दैट इज इक्वल टू टी डैश टिल्डा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि कोई सा भी एनर्जी उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में कितना, कौन सा एनर्जी कन्वर्ट होता है? इन दोनों का डिफरेंस, टी डैश टिल्डा और टी टिल्डा का जो डिफरेंस आता है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है बेसिकली। तो इस केस में क्योंकि टी टिल्डा इज इक्वल टू टी डैश टिल्डा, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें इंटरनल एनर्जी में कोई सा भी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुआ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डोंट चेंज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो रहा है। अब जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो दो बॉडीज हैं वो हेड ऑन आके इस तरह से कोलाइड कर गए, दो बॉडीज हैं हेड ऑन आके कोलाइड कर गए और फिर वापस इस तरह से दूर मूव कर गए, इसको हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। इसमें एक दूसरा केस भी आता है जिसमें जो बॉडीज है वो हेड ऑन कोलाइड नहीं करके कुछ एंगल पे इस तरह से कोलाइड करते हैं और फिर फाइनली ये पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये हम लोग जो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन सेंट्रल कोलिजन। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे नॉन सेंट्रल कोलिजन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हेड ऑन कोलिजन के बारे में। तो हेड ऑन कोलिजन, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल हैं, दिस इज m1 एंड दिस इज m2 और इसकी वेलोसिटी है दैट v1 और इसकी वेलोसिटी है दैट इज v2। तो अगर हम लोग बात करें इसका इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं बिफोर कोलिजन की बात करता हूँ, बिफोर कोलिजन, तो इसका मोमेंटम वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट विल बी इक्वल टू p1 टिल्डा और इसका मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज इक्वल टू p2 टिल्डा। ठीक है, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता है कि p1 टिल्डा दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ p2 टिल्डा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू 0 बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करता हूं तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। दैट मीन्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोले उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट, दैट इज इक्वल टू दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं, दिस अगर मैं p1 टिल्डा डैश की बात करूं दैट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इसमें मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इस पार्टिकल की ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम वेक्टर जो होगा, अगर इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में था p1 का और p2 का मोमेंटम वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा p2 टिल्डा का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं। तो इसका जो मोमेंटम वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा और p1 टिल्डा की जो वैल्यू होगी वो माइनस p1 टिल्डा डैश के बराबर हो जाएगी। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जो मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज इक्वल टू 0 इनिशियल एंड फाइनल। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं p1 टिल्डा दैट इज इक्वल टू माइनस p1 टिल्डा। तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल जो भी पार्टिकल है, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम बिफोर कोलिजन और फाइनल मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट इज आफ्टर कोलिजन, उसके बीच का ये रिलेशनशिप होता है। दोनों आपस में इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यहां से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाता है दैट अगर मेरे पास p1 टिल्डा इज इक्वल टू माइनस p1 टिल्डा डैश है तो मैं इसको बोल सकता हूं v1 टिल्डा दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v1 टिल्डा डैश
अब v1 टिल्डा इज व्हाट, v1 माइनस VCM, और v1 टिल्डा डैश इज माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं v1 डैश माइनस VCM, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं v1 दैट इज इक्वल टू 2 VCM माइनस v1 डैश। तो v1 और v1 डैश के बीच में जो के फ्रेम में जो वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप आ जाता है। अब हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर नॉन सेंट्रल कोलिजन देखते हैं इन के फ्रेम। तो सपोज दो पार्टिकल हैं, दिस इज पार्टिकल m1 और विथ वेलोसिटी इज v1, और ये पार्टिकल सपोज दिस इज पार्टिकल m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ये पार्टिकल इसके पास जाता है, हम लोग स्पेशल कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशल केस जिसमें इसकी वेलोसिटी जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0। तो ये पार्टिकल इसके पास जाता है और इसके पास टकराता है। तो अगर मैं मोमेंटम वेक्टर की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर वाज इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं P1 वेक्टर की बात करूं इन के फ्रेम, ठीक है, तो के फ्रेम में अगर बात करूं तो मैं इसको अभी हटा देता हूं, इस तरह से वेक्टर नहीं लगा रहा हूं इस पर, वेक्टर ही एक्चुअल में, बट क्योंकि टिल्डा के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैंने P1 इनिशियल मोमेंटम वेक्टर विद डायरेक्शन इस तरह से शो किया। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इस तरह से, और P2 वाज 0, ठीक है। फाइनली ये इसके साथ टकराता है और सपोज ये स्कैटर कर जाता है इस डायरेक्शन में, ये जो पार्टिकल 1 है, तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज P1 डैश, ठीक है, के फ्रेम में इसका फाइनल मोमेंटम मास 1 का। तो ये सपोज इसका जो एंगल है, जो स्कैटर करने का एंगल है, दैट इज स्कैटरिंग एंगल θ1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो θ1 इज स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो इनिशियली जो मोमेंटम वेक्टर था इसका इस डायरेक्शन में था और ये फाइनली ये स्कैटर हो गया, ये कुछ अपने जो पाथ से θ1 एंगल पे इसका पाथ जो है वो शिफ्ट कर गया, जिस P1 वेक्टर का जो P1 डैश वेक्टर जो है वो शिफ्ट कर गया θ1 एंगल से। उसी तरह से जो ये मास रखा हुआ था इसका इनिशियल मोमेंटम दैट P2 इज 0, बट फाइनली ये कुछ भी डायरेक्शन में जा सकता है, इस सपोज इस डायरेक्शन में जाता है, दिस इज P2 डैश, P2 वाज 0 बट P2 डैश इसके पास कुछ मोमेंटम आएगा और P2 डैश की जो डायरेक्शन होगी दैट इज फाइनल मोमेंटम वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल को मैं सपोज बोल रहा हूं अल्फा। तो अल्फा इज एंगल बिटवीन बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एंड रिबाउंडिंग पार्टिकल। तो जो अल्फा है P1 और P2 डैश वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज अल्फा। जो फाइनल जो दोनों जो स्कैटरिंग जो भी मेरे पास बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है वो किसी डायरेक्शन में जाएगा और ये जो रिबाउंडिंग पार्टिकल है वो किसी डायरेक्शन में जाएगा और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। और स्कैटरिंग एंगल तो हमने समझ लिया, स्कैटरिंग एंगल मतलब जो इनिशियली इसके पास मोमेंटम वेक्टर इस डायरेक्शन में था और फाइनली ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो ये जो θ1 अपने पाथ से जितना इसने मूव किया, जितना पाथ से अपने जितना शिफ्ट किया एंगल वाइज, तो वो दैट इज इक्वल टू θ1। तो ये हम लोग बाद में इसको यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से मेरे पास रिलेशनशिप है। अब अगर बात करूं मैं इसी कोलिजन की इन सी फ्रेम, तो इनिशियली हमने क्या कंसिडर किया, दो पार्टिकल हैं m1 और इसकी के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी वाज, इनिशियल वेलोसिटी वाज सपोज v1 और ये m2 है, इसके के फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v2 दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लोग इसमें टिल्डा फ्रेम में बात करें, दैट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात करें, तो मेरे पास P1 टिल्डा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, P1 टिल्डा भी एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से मेरे पास P2 टिल्डा भी एग्जिस्ट करेगा। इवन मेरे पास वेलोसिटी ऑफ 2 इज 0, बट सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसलिए P2 टिल्डा भी आएगा। और फिर फाइनली ये जो है ये P1 टिल्डा डैश की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी कुछ, ठीक है, और P2 टिल्डा की डैश की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो फाइनल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, P1 टिल्डा डैश और P2 टिल्डा डैश। और उसी तरह से P1 और P1 डैश इस तरह से स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक इसमें डिफाइन कर रहा हूं दिस एंगल, दिस जो भी हमने स्कैटरिंग एंगल देखा था θ1 के फ्रेम में, तो यहां पर हम लोग स्कैटरिंग एंगल डिफाइन करें थीटा टिल्डा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, स्कैटरिंग एंगल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। तो दिस थीटा टिल्डा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं दैट P1 टिल्डा डैश दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ P2 टिल्डा डैश। ये एक रिलेशन मेरे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं लिख रहा हूं इसमें।
तो ये एक पहला रिलेशन आ गया। ये रिलेशंस अभी हम लोगों को वेक्टर डायग्राम बनाने में काम आएंगे। तो P1 टिल्डा डैश इज इक्वल टू माइनस P2 टिल्डा डैश, बिकॉज फाइनल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज गोइंग टू बी 0। उसी तरह से अगर मैं बात करूं P1 और P1 टिल्डा और P1 डैश टिल्डा में, तो P1 टिल्डा का मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू आर इक्वल। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हम लोग आराम से देख सकते हैं दैट P1 टिल्डा इज इक्वल टू P1 टिल्डा डैश। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से मेरे पास आ गए। अच्छा, एक चीज हमें ये भी पता है कि P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ठीक है, ये वेक्टर वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा वेक्टर P1, ये सारा वेक्टर वाइज है। और इनिशियली P2 वाज 0, क्योंकि हमने ये K फ्रेम में जो भी है, ये K फ्रेम में अगर हम लोग बात करें दैट P1 दैट इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, थर्ड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें P1 डैश की, तो P1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 डैश इज नथिंग बट M1 इंटू V1 डैश। ठीक है, और V1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? V1 टिल्डा डैश प्लस VCM। ठीक है, V1 टिल्डा डैश प्लस VCM लिख सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P1 डैश को लिख सकता हूं M1 इंटू V1 टिल्डा डैश प्लस M1 इंटू VCM। और ये क्या है मेरे पास? दिस इज नथिंग बट P1 टिल्डा डैश प्लस M1 इंटू VCM। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास आ गया, जो कि हम लोगों को वेक्टर डायग्राम में काम में आने वाला है। दिस इज रिलेशन नंबर 4। उसी तरह से मैं बोल सकता हूं दैट P2 डैश दैट इज इक्वल टू P2 टिल्डा डैश प्लस M2 इंटू VCM। तो ये सारे रिलेशंस हम लोग अभी यूज करने वाले हैं वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए। तो इसी स्पेशलाइज्ड केस के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया कि पार्टिकल 2 रेस्ट पे है इनिशियली K फ्रेम में, और पार्टिकल 1 V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली K फ्रेम में। तो इस स्पेशलाइज्ड केस के लिए हम लोगों ने चीज़ों को सिंप्लीफाई बेसिकली किया है इस स्पेशलाइज्ड केस के थ्रू, और उसका हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हमने अभी इक्वेशंस डिराइव किए, वो इक्वेशन सारे अभी इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इनिशियल अगर हम लोग देखें, इनिशियल मोमेंटम इन P1 K फ्रेम में अगर मैं बात करूं, इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू व्हाट? M1 इंटू V1, क्योंकि पार्टिकल 2 रेस्ट पे है तो M2 V2 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे हम लोग? M1 V1 प्लस M1 प्लस M2। अगर इसी को मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में अगर बोलूं, तो दिस V1, अगर मैं V1 यहां से निकालना चाहूं दैट विल इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू VCM डिवाइडेड बाई M1। तो P1 मेरे पास आ जाता है M1 प्लस M2 इंटू VCM सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, जो P1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 इन K फ्रेम में हम लोगों ने ये बात किया। तो इसी में अगर मैं लिखना चाहूँ P1 टिल्डा की वैल्यू, तो P1 टिल्डा इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट म्यू इंटू V रिलेटिव। और म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव इज व्हाट? V1। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, इस टर्म को अगर मैं सेपरेट आउट करूं, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू M2 V1 को मैं अगर P1 लिखता हूं, तो P1 टिल्डा दैट इज इक्वल टू दिस फ्रैक्शन ऑफ P1। तो अगर मैं बात करूं P1 को, वेक्टर को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूं एक वेक्टर से, AB वेक्टर से, ठीक है, और इसका कुछ पॉइंट O को अगर मैं डिफाइन करूं, तो दिस P1 वेक्टर इज व्हाट? दिस AB वेक्टर रिप्रेजेंट्स सपोज माई P1 वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर इज P1 वेक्टर। तो अगर मैं P1 टिल्डा की बात करूं, P1 टिल्डा, सो यहां से देख सकते हैं O जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको दो पार्ट में। इसको मैं बोलता हूं कि M1 इंटू VCM एक पार्ट है इसका, एंड M2 इंटू VCM सपोज एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, दिस P1 इज M1 प्लस M2 इंटू VCM। सो दिस O इज डिवाइडिंग दिस AB इन द रेशियो ऑफ M1 एंड M2। VCM तो कॉमन हो गया, M1 एंड M2। तो मैं यहां से इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, AB, दिस O पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस इंटू 2 रेशियो M1 M2। दिस इज व्हाट? P1 वेक्टर। AB वेक्टर इज P1 वेक्टर। तो दिस P1 वेक्टर को जो वो ये पॉइंट है, सपोज ऐसा मैंने एज्यूम किया है कि ये M1 और M2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है।
सो दिस OB इज व्हाट, यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो दिस OB इज नथिंग बट P1 टिल्डा, दिस OB इज नथिंग बट P1 टिल्डा, दिस फ्रैक्शन ऑफ P1, दिस फ्रैक्शन ऑफ P1 मतलब OB इज दिस फ्रैक्शन ऑफ P1, सो मैं बोल सकता हूं दिस OB लेंथ इज P1 टिल्डा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है, इससे आगे हम लोग बात करते हैं। OB इज P1 टिल्डा। तो हमने ड्रॉ किया एक वेक्टर AB एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज P1 वेक्टर, दिस इज P1, AB इज P1। एक O पॉइंट हमने डिफाइन किया जो इसको M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने देखा कि जिस OB वेक्टर इज नथिंग बट P1 टिल्डा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर हमने पहले भी देखा था दैट P1 टिल्डा और का मैग्नीट्यूड दैट वाज इक्वल टू P1 टिल्डा डैश का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर हैं फॉर नॉन सेंटर कोलिजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलास्टिक कोलिजन में, कोई भी इलास्टिक कोलिजन में दिस इज वैलिड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड विल सेम बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सेम, हमने सारा चीज ये डिफाइन कर रखा है। तो अगर मैं बात करूं P1 टिल्डा डैश, तो P1 टिल्डा डैश का भी लेंथ OB लेंथ होगा, बट उसकी डायरेक्शन कुछ और हो सकती है। तो हम लोग एक इस तरह से लोकस बनाते हैं। लोकस किस लिए बना रहे हैं, हम लोग खोज रहे हैं क्या P1 टिल्डा तो ये है, लेकिन P1 टिल्डा डैश जो होगा वो इसका, क्योंकि हर जगह पे O से अगर मैं इस सर्कल में कहीं पे भी पॉइंट एक डालूं तो वो उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू OB, वो क्योंकि एक रेडियस, इसको OB को एक रेडियस मान के इस तरह से सर्कल हमने खींचा हुआ है। तो जो P1 टिल्डा डैश जो होगा वो कहीं भी इस सर्कल में लाई कर सकता है, कहीं पे भी लाई कर सकता है, किसी भी पॉइंट पे। सपोज ये C पॉइंट पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, हमें नहीं पता है कि किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, बट कहीं C पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये C पॉइंट पे कहीं पे लाई करता है दैट मीन्स ये जो लेंथ है दिस इज, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज P1 टिल्डा डैश। ठीक है, तो और ये C पॉइंट हमने फाइंड आउट कैसे किया, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं तो दिस एंगल विल बी थीटा टिल्डा, जो हम लोग हमारा स्कैटरिंग एंगल था ये थीटा टिल्डा हो जाएगा। अगर हम लोग के फ्रेम में बैठे हुए हैं तो अगर हम लोग इस लेंथ को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट थीटा 1, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। क्योंकि स्कैटरिंग एंगल हम लोग कैसे बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है AB दिस इज P1, ठीक है, और दिस लेंथ AC हम लोग क्या, AC लेंथ क्या हो जाएगा, AC एक वेक्टर है विच इज इक्वल टू नथिंग बट M, ये जो लेंथ है AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अभी AO वेक्टर क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिए, AO वेक्टर मेरे पास है M1 इंटू VCM, हमने निकाल के रखा था M1 इंटू VCM प्लस OC वेक्टर इज व्हाट, दिस इज P1 टिल्डा डैश। ठीक है, तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू P1 डैश, दिस AC इज P1 डैश, इसीलिए ये जो एंगल है ये इसका स्कैटरिंग एंगल है, दिस इज P1 डैश, AC इज P1 डैश। क्यों, क्योंकि AO वेक्टर दैट इज इक्वल टू M1 इंटू VCM प्लस P1 टिल्डा डैश, दिस AC लेंथ, दिस कंप्राइजेस दिस वेक्टर AC वेक्टर, इन दोनों का सम है दैट इज P1 टिल्डा। ये हमने अभी डिराइव कर रखा था, ये पहले, इससे पहले ये चीज हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है दैट M1 VCM प्लस P1 टिल्डा डैश दैट इज इक्वल टू P1 डैश। ठीक है, P1 डैश इज फाइनल मोमेंटम इन के फ्रेम और फाइनल मोमेंटम ऑफ 1 इन के फ्रेम, और P1 टिल्डा डैश इज फाइनल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम of 1, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो P1 डैश ये हो गया। अच्छा, ये अगर P1 डैश है, दिस AC इज P1 डैश, दैट मीन्स मेरा जो ये लेंथ होगा CB दैट विल बी इक्वल टू P2 डैश। क्यों, P1 डैश प्लस P2 डैश दैट शुड बी इक्वल टू P1 बिकॉज P2 इज 0, P2 0 था। ये के फ्रेम में बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, सिंपल, फाइनल मोमेंटम इन के फ्रेम प्लस ऑफ 1 प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ के फ्रेम इन 2 दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 इन के फ्रेम प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 व 0 जो हमने रेस्ट पे कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। अगर ये P1 टिल्डा डैश है दैट मीन्स ये वाली जो लाइन होगी इस तरह, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में P2 टिल्डा डैश होगा, और यहां से हम लोग देख सकते हैं P2 टिल्डा डैश प्लस ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज M2 इंटू VCM, P2 टिल्डा डैश प्लस M2 इंटू VCM दैट इज इक्वल टू P2 डैश।
यहाँ से ये भी चीज़ हमारा आ गया P2 डैश दैट इज इक्वल टू P2 टिल्डा डैश प्लस M2 इंटू VCM, ये भी फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ से। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास इस तरह से वेक्टर डायग्राम आ जाता है नॉन सेंट्रल कोलिशंस के लिए। तो हमने देखा ये हमारे पास P1 इस तरह से आ गया, और फिर यहाँ पर हमने O फाइंड आउट किया एक, जो कि इसको M1 M2 के रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ से हमने एक लोकस फिर प्लॉट किया, इस तरह से लोकस प्लॉट किया, और इसमें हमने बोला कि जो P1 टिल्डा डैश है, P1 टिल्डा डैश का डायरेक्शन इस तरफ होगा कहीं पे भी, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास P2 टिल्डा डैश इस तरह से होगा। और इस पॉइंट को अगर मैं C बोलूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, तो ये दिस लेंथ इज नथिंग बट P1 डैश, एंड दिस लेंथ इज P2 डैश। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूँ तो इस तरह से, ध्यान अच्छे से नहीं बन रहा है, ये सर्कल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो M1 और M2 के अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है, ये जो अगर इफ M1 इज लेस देन M2 तो इस तरह का बनेगा, क्योंकि AO इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल के अंदर रहेगा। और उसी तरह से इफ अगर M2 ग्रेटर देन M1 हो जाए तो ये जो AO का लेंथ है इस सर्कल के इस तरह से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग M1 और M2 के वैल्यू के लिए हम लोग इसका θ1 का, थीटा टिल्डा का, और जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज नथिंग बट अल्फा, जो कि एंगल बिटवीन स्कैटरिंग पार्टिकल एंड एंगल बिटवीन बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एंड रिबाउंडिंग पार्टिकल के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल शो कर रहा है अल्फा। क्यों? अगर ध्यान से देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P1 डैश एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P2 डैश, मतलब P1 और P2 के जो फाइनल वेलोसिटीज हैं के फ्रेम में, उनके बीच का एंगल है, सो उनके बीच का एंगल इज अल्फा। सो दैट इज व्हाट, एंगल बिटवीन बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एंड रिबाउंडिंग पार्टिकल, उनके बीच का एंगल, दिस इज अल्फा। तो अलग अलग M1 M2 के वैल्यूज के लिए, और अलग अलग θ1 थीटा टिल्डा और अल्फा की वैल्यूज के लिए हम लोग अलग अलग इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि कहाँ से कहाँ तक इसका रेंज जा रहा है, कैसे वेरी कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग इसमें बातचीत कर सकते हैं। अब जो इसमें फाइनल टॉपिक है दैट इज इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इनइलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, हमें पता है, और जो मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो उसमें हम लोग दो केसेस की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट केस है इंडो एर्जिक और सेकेंड केस है एक्सो एर्जिक। तो इंडो एर्जिक के केस में क्या होता है, जो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, जो टी डैश टिल्डा, ठीक है, माइनस टी टिल्डा इज इक्वल टू क्यू अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज क्यू इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। तो अगर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर क्यू है, इफ क्यू इज लेस देन 0, तो ये जो केस होगा दैट इज द केस ऑफ इंडो एर्जिक, ठीक है। तो वो ये ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दैट इज इंडो एर्जिक। और एक्सो एर्जिक केस क्या होगा, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सो एर्जिक केस हो गया। ये इसका एक एग्जांपल एक ऐसा हो सकता है, सपोज मेरे पास दो बॉल हैं और एक बॉल में स्प्रिंग है इस तरह से, और ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी, वो कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगी इनके बीच दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो फाइनल जो हम लोग बात करेंगे, जो टी टिल्डा डैश माइनस टी टिल्डा दैट इज इक्वल टू क्यू, तो दिस क्यू विल बी 0 ग्रेटर देन 0 हियर, क्योंकि जो फाइनल एनर्जी हमारे पास आ गई, जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से हम लोग इंडो एर्जिक और एक्सो एर्जिक जो इनइलास्टिक कोलिजन्स के अंदर इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके वेक्टर डायग्राम को देखना चाहें, तो जैसा कि हम लोगों ने बना रखा था, कुछ इसी तरह का होगा वेक्टर डायग्राम इसमें, ए बी, और यहाँ पे सपोज ओ था, हमने डिफाइन किया था M1 M2, एंड दिस ए बी वेक्टर वॉज नथिंग बट P1 वेक्टर, ठीक है। इनिशियल में P2 इज 0, क्योंकि हमने इसको पार्टिकल 2 को रेस्ट में माना था, और हमने बात किया था दिस OB वेक्टर इज नथिंग बट P1 टिल्डा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमने क्या बात किया था कि दिस P1 टिल्डा का जो मैग्नीट्यूड है और P1 टिल्डा डैश का जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर सेम, लेकिन इस केस में जो P1 टिल्डा डैश का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस होगा P1 टिल्डा के मैग्नीट्यूड से। कब? एंडो एर्जिक केस में। एंडो एर्जिक केस में क्योंकि Q इज लेस देन 0, तो दिस P1 टिल्डा वेक्टर, P1 टिल्डा डैश का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी लेस देन P1 टिल्डा का मैग्नीट्यूड, ठीक
ठीक है। तो ये जो अगर हम लोग जो लोकस बनाएंगे P1 टिल्डा डैश के लिए, वो OB के लेंथ से थोड़ा हम लोग कम बनाएंगे, जितना कितना कम बनेगा दैट डिपेंड्स ऑन Q। तो फिर जो पॉइंट होगा C पॉइंट, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और ये इस तरह से हम लोग P1 टिल्डा डैश का मैग्नीट्यूड इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें डिस्कशन करने वाली बात ये है कि जो हमने मोमेंटम वेक्टर डायग्राम बनाया, इसका क्या यूज़ है। तो बहुत बार कैसा होता है, कभी सपोज दो कार कोलाइड कर गए और हमें चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करना है, जो भी हमारे क्राइम सीन एनालिसिस करते हैं या फिर इस तरह का जो भी केसेस हम लोग देखते हैं, चीज़ों को जहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है कि कार कैसे आई होगी, कैसे स्लाइड करके गई होगी। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस, मतलब किस एंगल पे गया हुआ है, किस एंगल पे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर रहता तो किस एंगल पे जाता, तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग इस पर कर सकते हैं थ्रू वेक्टर डायग्राम। तो होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।